नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में ना शायद मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ ना, क्योंकि एक वेब सीरीज मैंने फिनिश की है और वो वेब सीरीज फिनिश करने में यार मेरी ज़बरदस्त वाट लग गई है। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है 76 साल। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम है 76 साल। अब 76 साल महाराज को कौन नहीं जानता होगा ना। उनकी ऑटोबायोग्राफी एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने बुंदेलखंड को किस तरीके से औरंगजेब के आतंक से मुक्त करवाया था, उन सब के बारे में स्टोरी की थोड़ा सा प्लॉट बताऊंगा बाद में। सबसे पहले आ जाते हैं इसके स्टार कास्ट पे। सबसे पहले इसमें है जितिन गुलाटी। अब जितिन गुलाटी बहुत ही फेमस है, अगर आप नाम से नहीं जानते होंगे तो चेहरे से जरूर जानते होंगे। इन्होंने इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज में काम कर रखा है। इसके अलावा जितिन गुलाटी ने एक बड़ी सी मूवी में काम कर रखा है। उस मूवी का नाम है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो जितिन गुलाटी बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, इस वाली वेब सीरीज में अभी अहम रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट आशुतोष राणा। अब आशुतोष राणा को कौन नहीं जानता है यार। मतलब जब हम लोग छोटे थे उस समय एक मूवी आई थी उनकी, वो मूवी में उनका नेगेटिव रोल था और वो नेगेटिव रोल क्या बखूबी उन्होंने निभाया था, और वो मैं याद कर करके डरता था रात को। तो आशुतोष राणा की एक्टिंग में वो जो पहनापन है ना, बहुत जबरदस्त एक्टर है। फिर भी आशुतोष राणा को हम लोग जानते हैं राज जैसी मूवी से। राज मूवी में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा आशुतोष राणा ने और एक मूवी में काम कर रखा है, वो मूवी का नाम है कलयुग। अब कलयुग कौन भूल सकता है, क्योंकि कलयुग मूवी से हमको कुणाल खेमू मिले हैं। बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है, अनलकी है थोड़े से। तो कुणाल खेमू भी उसमें थे, आशुतोष राणा भी उसमें थे। बहुत जबरदस्त मूवी थी। अब कोई लोग मुझे बोलेंगे कि नीना गुप्ता को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे। तो नीना गुप्ता एक्चुअली स्टोरी नरेट कर रही है, वो एक्टिंग नहीं कर रही है या फिर उसमें कोई रोल नहीं निभा रही है। वो स्टोरी नरेट कर रही है पब्लिक को, इसलिए उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो भी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। 76 साल का प्लॉट है क्या। हम लोग जानते हैं यार, औरंगजेब जैसा क्रूर तानाशाह किस तरीके से वो लोगों से नफरत करता था, किस तरीके से वो म्यूजिक से नफरत करता था, किस तरीके से वो हिंदू धर्म से नफरत करता था, किस तरीके से उसने हिंदुस्तान पे आकर आक्रमण किया था। बात है ना 16वीं शताब्दी की। अब 16वीं शताब्दी में औरंगजेब का राज हो गया था दिल्ली की सल्तनत पे। उन्होंने अपने पिताजी को गद्दी से हटाकर खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था, या दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था, और पूरे हिंदुस्तान को जीतने चलते हुए धीरे 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 सब राज्यों को वो जीतता जा रहा था। इनमें से कुछ हमारे यहाँ के राजा लोग थे जो औरंगजेब से मिल गए थे और औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे, जबकि कुछ थे जो औरंगजेब को अपना राज्य देने में बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। उनमें से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब वो अपनी मराठा की सेना लेकर खड़े हो जाते थे औरंगजेब के सामने, और औरंगजेब घुटने टेक कर वहां से चले जाता था। दूसरे थे छत्रसाल, बुंदेली छत्रसाल, बुंदेलखंड के छत्रसाल। वो भी शिवाजी महाराज के अनुयायी थे। यूं समझ लीजिए कि उनको शिवाजी महाराज बहुत पसंद थे। तो 76 औरंगजेब को बुंदेलखंड से खदेड़ना चाहते थे। अब होता यह है ना कि 76, मैं आपको 76 का प्लॉट तो नहीं बताऊंगा, पर ये जरूर बताऊंगा कि क्या क्या आपको इसमें देखने मिलने वाला है। थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे, क्योंकि 76 महाराज कौन थे, क्या करते थे, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया, ये सबको पता है। इसलिए मैं वो बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये जरूर बताऊंगा कि इसमें आपको क्या देखने मिलने वाला है। तो 76 महाराज कहाँ घूमकर, किस तरीके से जाकर अपनी सेना तैयार करते हैं। एक छोटे से राज्य से शुरू करते हैं और बाद में औरंगजेब की आंखों में आके मिलाकर उसको ललकार कर वापस आते हैं। उनकी युद्ध नीति, उनकी रणनीति, ये सब चीज़ों के सामने औरंगजेब फेल रहता है। पर औरंगजेब इतने आसानी से हार नहीं मानता। औरंगजेब सोचता है कि आज अगर एक 76 ने सर उठाया है, कल 100 76 खड़े हो जाएंगे। इसलिए औरंगजेब चाहता है कि 76 को कोई भी तरीके से मार दिया जाए। इसलिए औरंगजेब अपनी पूरी सेना, पूरी ताकत लगा देता है 76 को मारने में, या महाराजा 76 को मारने में। उस बीच खबर आ जाती है कि शिवाजी महाराज का दुखद निधन हो गया है।
अब छत्रसाल इस सब चीज़ों से टूट जाते हैं। उनको लगता है कि उनके जो गुरु है, जो जिनको वो आइडल मानते थे, जिनको वो फॉलो करते थे, वो नहीं रहे। शिवाजी महाराज का यहाँ निधन होना औरंगजेब को और मजबूत कर गया, क्योंकि मराठा सेना उस समय औरंगजेब से लोहा लेते जा रही थी, पर उनका सेनापति या हमारे जो महाराज थे वो रहे नहीं, और छत्रसाल को अभी अकेले औरंगजेब का मुकाबला करना था। छत्रसाल कई साल तक अलग अलग तरीके से औरंगजेब से लड़ते रहते हैं। अब क्या छत्रसाल औरंगजेब को पराजय करने में कामयाब होंगे? और अगर नहीं तो क्या छत्रसाल की भी दुखद मृत्यु हो जाएगी? और अगर वो कामयाब हो गए तो किस तरीके का होगा बुंदेलखंड, जो आज का है वैसा, या फिर उस समय का रामराज्य बना जाएगा बुंदेलखंड में? इन सब चीज़ों के बीच में ये पूरी ऑटोबायोग्राफी झूलती है। आज शॉर्ट में नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े लोग, इन सब चीज़ों में इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, इनको शॉर्ट में पिरोना बिल्कुल मुश्किल है बॉस, तो शॉर्ट में नहीं समझाऊंगा। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? आशुतोष राणा बहुत ज़बरदस्त एक्टर, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने औरंगजेब का जो रोल निभाया ना यार, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि 16वीं शताब्दी हमारे सामने चल गई है। ऐसा लग रहा था कि वो जो 16वीं शताब्दी हम नहीं जी पाए, हम जैसे लोग देख भी नहीं पाए, वो क्रिएटर्स ने लाके हमारे सामने खड़ी कर दी। तो एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, कुछ कुछ जगह मेरे को अच्छी नहीं भी लगी है। जो सपोर्टिंग में रोल वाले हैं उनकी एक्टिंग उतनी पसंद नहीं आई, बट हाँ, जो मेन कैरेक्टर्स है उन सब की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो ये तो हो गई एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? देखो यार, कई जगह पे ना थोड़ा सा फिक्शन ऐड कर दिया गया है, जो मेरे को लगता नहीं था ज़रूरी था। कई जगह पे ओवर एग्जैजरेशन दिखा दिया गया है, जो लगा मुझे कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप किसी की ऑटोबायोग्राफी बना रहे हैं ना, तो हूबहू वैसे का वैसा होना चाहिए। पर ये ज़रूर कहूँगा कि आपको देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था औरंगजेब के द्वारा, और वही हम लोग अगर आज भी फॉलो करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से स्टोरी, मेरे हिसाब से ना यार, मतलब अगर मैं 1-2 पॉइंट्स छोड़ दूँ ना, तो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर कुछ फिक्शंस छोड़ दूँ, जो क्लाइमैक्स में थोड़ी सी लड़ाई है जो दिखाई, वो बहुत जल्दी फिनिश कर दी, वो छोड़ दूँ, तो मेरे हिसाब से स्टोरी बहुत अच्छी है। आप ज़रूर देख सकते हैं। अब देखने की ही बात आ रही है, तो ये स्टोरी आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है अमेज़न प्लेयर पे। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है यार, फ्री में जाओ देखो, बहुत अच्छी है। ये बात ज़रूर बोलूँगा कि 50, 40, 40, 42 ऐसे मिनट के एक एपिसोड है, और ऐसे 20 एपिसोड्स आपको देखना है। मतलब यूँ समझ लीजिए, आपको कितने 10-12 घंटे ये सब चीज़ें एक साथ देखेंगे तब होगा। इसलिए मेरे को लेट हो गया। मेरे को तो बहुत दिन लग गए यार। मतलब मैं 3 एपिसोड देखता था, फिर 3 देखता था, फिर 3 देखता था, फिर 3 देखता था, तो मेरे को बहुत टाइम लग गया। पर हाँ, देखने के बाद मज़ा आया। अगर आपकी भी इच्छा है तो आप भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में भी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।